हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर, जो कि आरबीएससी में चैप्टर नंबर 15 और सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 12 करने जा रहे हैं और दो टॉपिक इसमें अपने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो तो है न्यूक्लियर फिशन, और सेकंड जो टॉपिक है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो थोड़ी लेट मिली है। वो क्या है कि आजकल लॉकडाउन के कारण शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था मैं। अब आपको क्या है कि रेगुलर वीडियो मिला करेगी। इससे पहले की वीडियो जो थी वो यानी कि काफ़ी लेट हो गई, आपको काफ़ी पहले दी थी मैंने। तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और जल्दी अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जो इस चैप्टर से बोर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बोर तो होना नहीं है, याद करना है इसको अच्छे तरीके से और समझना है। अपनी तरफ से मैं समझाने की पूरी ट्राई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन जो आज अपना पहला टॉपिक था, उसको पढ़ने से पहले अपने को एक टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि इसी के अंदर आएगा वो जो टॉपिक आएगा। तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, पहले अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कि फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस वी गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनसे अपने को क्या मिलती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। इस एनर्जी को अपने न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, रिएक्शंस जितनी होती हैं उसको क्या बोल देते हैं, केमिकल एनर्जी बोल देते हैं कि वो केमिकलों से मिलती है। अब जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसमें तो क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से मिलते हैं या न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं या ब्रेक होते हैं, कुछ भी होता है, सारी प्रोसेस न्यूक्लियस की होती है। तो न्यूक्लियस के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट जो लाइन है अपने की, रीज़न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन क्यों होता है, वाई न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। भी न्यूक्लियर जो रिएक्शंस है उसमें एनर्जी जनरेट क्यों होती है, ठीक है, तो वो अपने पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, वैसे आपने ये रीज़न ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियर एनर्जी क्यों जनरेट होती है। ठीक है, वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, वहाँ जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें इसको अपने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोला था। ठीक है ना, तो देखो क्या है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कि आपको पता है कि प्रोडक्ट मिलके क्या बना, रिएक्टेंट मिलते हैं, और रिएक्टेंट से क्या बनता है, जब रिएक्शन करेंगे ये तो प्रोडक्ट बनता है। तो जो ये वाले प्रोडक्ट बने इनका मास क्या होता है, जो इस रिएक्टेंट के मास से क्या होता है, लेस होता है। मतलब इसका मास क्या होगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, और जो आपके प्रोडक्ट है उसका मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मास में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो चेंज आ जाता है, तो चेंज मास में जब आता है तो अपने को पता है कि जो मास में चेंज आता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, मास डिफेक्ट बोल देते हैं। मास डिफेक्ट, या इसको अपने डेल्टा एम से शो किया था पहले। मास डिफेक्ट पढ़ा भी था जब अपने स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे थे। तो बाइंडिंग एनर्जी तो डिफाइन की थी अपने एक ही प्रोडक्ट के लिए या एक ही न्यूक्लियस के लिए। ठीक है ना, कि कोई एक एलिमेंट में जो खुद की एनर्जी होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है, वो तो बाइंडिंग एनर्जी थी। लेकिन ये वाली एनर्जी कब जनरेट होगी, जब आपके कोई क्या होगा, रिएक्टेंट मिलेंगे, और उन रिएक्टेंट से क्या बनेगा, रिएक्शन होके कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इसका मास इसकी इक्वल आना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने को यही कहता है। लेकिन इसका मास क्या आता है, कम आता है, और इसका मास इसकी कंपैरिजन में क्या होता है, रिएक्टेंट का ज़्यादा होता है। तो जो मास में इन दोनों के मास में चेंज आता है डेल्टा एम, ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट कह देते हैं इसको। और ये मास कहाँ चला जाता है, अपने यही पढ़ा है कि जो मास अपने को डिफेक्ट आता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस एनर्जी को अपने क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बोल देंगे। समझ आया, तो वही है कि ड्यू टू दिस मास डिफेक्ट दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द रेंज ऑफ दिस एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस एनर्जी की जो रेंज होती है, यानी जो वैल्यू होती है इसकी, वो क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। मतलब बहुत ही हाई वैल्यू होती है इस एनर्जी की। जो अपने को केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। मान लो कि आप ऐसे कह लो भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी रिएक्शन से अपने को मिल रही है, केमिकल रिएक्शन से, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से अपने को 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। मतलब इतना फ़र्क होता है दोनों में। 10⁶ क्या कितना हो जाता है, आप ऐसा मानो कि 10 लाख गुना इससे, ठीक है ना, 1 मिलियन टाइम्स इसका क्या होता है, ये एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें। अब इसका एग्जांपल देखो भी, न्यूक्लियर एनर्जी और जो जनरल एनर्जी है उसमें फ़र्क कितना होता है भी, कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका एग्जांपल देखो दिया हुआ है बुक में कि बर्निंग ऑफ 1 kg कोल गिव्स एनर्जी टू ऑपरेट 100 वाट बल्ब फॉर 8 आवर्स। भाई अगर अपने क्या करें, 1 kg क्या ले लें, कोल ले लें। कोल तो समझते हो जो कोयला होता है घरों में, वो उस कोयले को अपने क्या करें, बर्न करें। कोयला ले लिया, कोयले को क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो बर्न करेंगे तो बर्न करने पर क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये एनर्जी क्या है, इस एनर्जी को अगर कोई मेथड लगा के अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना दें, इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको चेंज कर दें, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब इसे चेंज करेंगे तो ये एनर्जी कितनी बनेगी, उसका एग्जांपल एक दिया हुआ है कि अगर अपने एक 100 वाट का बल्ब ले लें, 100 वाट का बल्ब आता है ना जो अपने सिंपल, उस 100 वाट के बल्ब को ये 8 आवर्स तक क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, यानी 8 घंटे तक उसको क्या कर सकती है, जला सकती है। मतलब 1 kg कोल से जो अपने को एनर्जी मिलती है इसको बर्न करने पर, वो एनर्जी कितनी होती है भी, एक 100 वाट के बल्ब को 8 आवर्स तक वो क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और देखो वाइल फिशन मतलब कि जो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है अपने को, फिशन आगे आएगा अभी। फिशन का मतलब आप यही समझो भी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है, फिशन ऑफ 1 kg 92U235। अब अगर यूरेनियम क्या है, यूरेनियम को अपने क्या करें, बर्न करें या यूरेनियम की रिएक्शन करवाएं, तो यूरेनियम की रिएक्शन से अपने को कितनी एनर्जी मिलेगी, गिव्स एनर्जी टू ऑपरेट द सेम बल्ब फॉर 3 × 10⁴ ईयर्स। मतलब कि अगर यूरेनियम से अपने यही एनर्जी अपने मिलेगी, 1 किलोग्राम यूरेनियम ले लिया और 1 किलोग्राम कोल ले लिया, तो कोल से तो आपको पता लगे भी 8 घंटे तक 100 वाट के बल्ब को ये जलाएगा। और यूरेनियम को अगर अपने क्या करें, कन्वर्ट करें एनर्जी में, मतलब यूरेनियम से जितनी एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी उसी सेम बल्ब को, जो ये 100 वाट वाला बल्ब था, इसी सेम बल्ब को 30,000 साल तक चला सकता है। फ़र्क देखो आपको पता लग रहा होगा भी, एक एनर्जी तो क्या कर रही है, जो सिंपल एनर्जी अपने की बात करते हैं वो तो 8 घंटे तक इसको जला के रखती है बल्ब को, ठीक है ना, ऑपरेट करके रखती है। और दूसरा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इसको 30,000 ईयर्स तक जला के रखेगी, 30,000 साल तक। 3 × 10⁴ ईयर्स का मतलब 30,000 साल, यानी कि इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, इन रिएक्शन से अपने को मिलती है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी, आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनके थ्रू अपने को एनर्जी मिलती है, तो वो 2 टाइप की होती हैं। पहले नंबर पर रिएक्शन आती है न्यूक्लियर फिशन और दूसरे पे आती है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न दोनों ही प्रोसेस में अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन है ये एटॉमिक बॉम्ब पे होती है, और ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन सन पे होती है, जिससे अपने को सन क्या देता है, एनर्जी देता है हर टाइम। ये एग्जांपल थोड़ा सा आपको आइडिया लगाने के लिए बता दिया। अब डिटेल में पढ़ते हैं इनको। पहला टॉपिक अपने पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन। तो देखो द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है ना। फिजन जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है ब्रेक होना। तो न्यूक्लियर फिजन वो रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रख लो कि कई जगह तो न्यूक्लियस लिखा होता है और कई जगह न्यूक्लियाई लिखा होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, वैसे तो आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस सिंगुलर है और न्यूक्लियाई क्या है, प्लूरल है। मतलब एक न्यूक्लियस के लिए अगर आपके पास एक ही है तो उसको न्यूक्लियस कहोगे, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उनको कंबाइन फॉर्म में अपने न्यूक्लियाई बोल देते हैं। मतलब ये सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है, न्यूक्लियाई जो है, ठीक है।
तो जब क्या होता है कि कोई एक सिंगल न्यूक्लियस क्या हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, और आपका जो सिंगल न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, हैवी, और जो इसमें क्या होगा जब ब्रेक होगा तो ये दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस रिएक्शन को अपने क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि टू जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन, दो साइंटिस्ट थे, जर्मन थे, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन, डिस्कवर्ड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो डिस्कवरी की थी वो इन दो साइंटिस्ट ने की थी। व्हेन दे बॉम्बर्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स on 92 uranium through 235, then uranium will break into two parts या two new elements। एक तो आता है बेरियम और एक आता है क्रिप्टॉन 56 BA 141 और 36 KR 92। अब देखो इसका क्या मतलब है, भी ओटो हान और स्ट्रॉसमैन दो साइंटिस्ट थे जो उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम लिया, और यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप लिया उन्होंने, 92U235 92U235, और इसकी जो रिएक्शन है उन्होंने किससे करवा दी, थर्मल न्यूट्रॉन से करवा दी। अब थर्मल न्यूट्रॉन क्या होते हैं ये आप देखो नीचे पढ़ोगे, मैंने यहाँ थर्मल न्यूट्रॉन के लिए अलग से बता रखा है। थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ भी थर्मल न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉनों की उन्होंने क्या किया, इस न्यूट्रॉनों की रिएक्शन इससे करवा दी। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों के कि सर न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, फ्री होते ही नहीं हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे रिएक्शन करेंगे, भी न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखो कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे न्यूट्रॉन भी फ्री हो जाते हैं और प्रोटॉन भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि वो ऐसे नहीं भी फ्री इधर उधर जाते रहते हैं, वो बहुत ही जल्द किसी ना किसी और न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाते हैं। मतलब हर टाइम फ्री स्टेट में नहीं रह पाते, हाँ रिएक्शन कर लेंगे वो किसी ना किसी और न्यूक्लियस से और उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे वो वाले जो न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अपने को फ्री न्यूट्रॉन और फ्री प्रोटॉन अपने को न्यूक्लियर रिएक्शन से मिल जाते हैं। ये चीज़ याद रखो आप, अगर आपके मन में आ रहा हो भी न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज़ पॉसिबल है। तो क्या होता है कि यूरेनियम पर जब उन्होंने क्या किया, थर्मल न्यूट्रॉन की रिएक्शन करवाई, मतलब यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन को रिएक्शन करवा दी, तो इस न्यूट्रॉन की रिएक्शन करवाने से उनको क्या मिला कि ये वाला जो यूरेनियम था ना, ये यूरेनियम दो अलग एलिमेंट्स में चेंज हो गया। एक एलिमेंट तो इसमें आया बेरियम और दूसरा जो क्या एलिमेंट आया, क्रिप्टॉन, दो एलिमेंट मिले उनको। तो ये उन्होंने देखा भी ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोसेस है, भी एक एलिमेंट दो अदर एलिमेंट में चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक किस में हो गया, दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो विद दिस यानी कि ये दो न्यूक्लियस इसमें मिलते हैं, 56 BA 141 और 36 KR 92। ये दो एलिमेंट अपने को इस प्रोसेस में मिलते हैं और इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोल देते हैं। और विद दिस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी इसके साथ ही अपने को क्या मिलती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी क्यों मिलती है, अभी ऊपर आपने जस्ट पढ़ा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से। तो जो मास में चेंज आता है वो मास में चेंज किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस जो ऊपर आपने ये थ्योरी पढ़ ली ना, वे यूरेनियम की जब रिएक्शन करवाते हैं तो अब उसको रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये है इसकी रिएक्शन। पहली बार देखी होगी आपने, न्यूक्लियर रिएक्शन भी ऐसे होती है। ठीक है, तो ये यूरेनियम है 235 यूरेनियम, और इसके साथ ये न्यूट्रॉन का ये सिंबल है। न्यूट्रॉन को रिएक्शन में अपने 0N1 से लिखते हैं। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन कह देते हैं इसको। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो अपने को मिलता है एक तो बेरिलियम, एक क्रिप्टॉन, साथ में क्या मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और साथ में अपने को एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी अपने को मिलती है। वैसे तो क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होती है ना, इसमें साथ में और भी बहुत सारे एलिमेंट बनते हैं, वो अभी देखो अपने पढ़ेंगे नीचे। पहले इससे पहले ये पढ़ लो कि थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो थर्मल न्यूट्रॉन बुक में कुछ नहीं दिया हुआ थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा,
आपको बता देता हूँ, मैंने अलग से तभी इसको डिफाइन किया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए भी थर्मल न्यूट्रॉन क्या चीज़ है। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स आर दोज न्यूट्रॉन्स हुज एनर्जी इज़ लेस, यानी कि वो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, बहुत ही कम होती है। when these neutrons are incident on a nucleus then it will easily enter in it and start the reaction। मतलब कि जब आप इन थर्मल न्यूट्रॉन को किसी एलिमेंट के ऊपर डाल दोगे, भाई ये न्यूट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, इसको क्या करोगे, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो ये वाला जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर क्या होगा, एंटर करेगा, और एंटर होके इसको क्या कर देगा, 2 या 2 से मोर क्या होगा, लाइट न्यूक्लियई में इसको ब्रेक कर देगा। मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं जो थर्मल न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में जो न्यूट्रॉन काम आते हैं, जो इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, उन न्यूट्रॉन्स को अपने बोल देते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि दीज न्यूट्रॉन्स आर गेट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड यूज्ड फॉर कंटिन्यू अनदर न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि ये न्यूट्रॉन अपने कहाँ से प्राप्त करते हैं, गेट कहाँ से करते हैं, इनको न्यूक्लियर रिएक्शन से ही अपने को ये वाले न्यूट्रॉन मिलते हैं, और इनको अपने क्या करते हैं, यूज किस में करते हैं, किसी और न्यूक्लियर रिएक्शन को कंटिन्यू करने में इनको यूज करते हैं। दो चीज़ें हो गई, वे मिलते भी न्यूक्लियर रिएक्शन से हैं और काम भी किस में आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंटिन्यू करने में। और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि जो इनकी एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेट, वो होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी कम एनर्जी के ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी अप्रोक्सीमेट एनर्जी होती है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, एक चीज़ और लिखी हुई है नीचे मैंने कि इन अपर इक्वेशन, ये तो थर्मल न्यूट्रॉन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ऊपर जो ये इक्वेशन आ रही थी, इसमें ये 3 न्यूट्रॉन और अपने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, थर्मल न्यूट्रॉन भी ऐसे ही बनते हैं जैसे इस रिएक्शन में अपने को 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन इन द प्रोडक्ट, वी गेट 3 न्यूट्रॉन्स इन द प्रोडक्ट, अपने को प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन और मिल रहे हैं। द एनर्जी ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स इज़ वेरी हाई। अब जो स्टार्टिंग वाला न्यूट्रॉन है ना, जो ये वाला न्यूट्रॉन यहाँ पे 0n1 लिखा हुआ है, ये तो है थर्मल न्यूट्रॉन। तो इस थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी अभी आपने पढ़ी है, अभी कितनी होती है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इनकी एनर्जी होती है। अब ये वाले जो न्यूट्रॉन है ना, ये वाले न्यूट्रॉन इन थर्मल न्यूट्रॉन से थोड़े से अलग होते हैं। अलग क्यों होते हैं, एक तो इनको अपने बोल देते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, इनका नाम क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, और ये वाले क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन है। दूसरी चीज़, इनकी जो एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। तो अब एनर्जी में डिफरेंस देखो, ये तो है 0.04 और ये है 2 मेगा, मेगा का मतलब 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भी एक एनर्जी तो आ रही है पॉइंटों में 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक एनर्जी आ रही है 2 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी का डिफरेंस होता है। अब ये वाले जो न्यूट्रॉन हैं, इनको अपने बोल देते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 टाइप के न्यूट्रॉन आपने पढ़ लिए, एक तो है थर्मल न्यूट्रॉन, या इसको स्लो न्यूट्रॉन भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है ना, स्लो न्यूट्रॉन्स, और जो दूसरे हैं वो होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो और फास्ट में फ़र्क क्या है कि जो थर्मल होते हैं या स्लो होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है और इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर किसी ना किसी तरीके से ये जो आपके फास्ट न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इसकी एनर्जी को डिक्रीज़ करके 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले आओ, तो यही न्यूट्रॉन क्या करेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन की तरह वर्क करने लग जाएंगे, मतलब स्लो न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ होती है कि फास्ट न्यूट्रॉन को ही आप थर्मल न्यूट्रॉन में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, उनकी एनर्जी को क्या कर दो, डिक्रीज़ कर दो किसी ना किसी मेथड से। तो वो चलो आपके नहीं है, इतना ही दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो चीज़ आती है जो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, ये सॉरी एक लाइन यहाँ पे रहेगी, दीज न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स, और इनकी जो एनर्जी होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है इसमें कि दीज फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी कन्वर्टेड टू थर्मल न्यूट्रॉन्स बाय डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी। जो अभी आपको लाइन बताई है वो लिखी हुई है कि फास्ट न्यूट्रॉन को अपने क्या कर सकते हैं, एनर्जी डिक्रीज करके थर्मल न्यूट्रॉन में चेंज कर सकते हैं। समझ आया। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये एक ग्राफ सा दिया हुआ है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में, आपके मन में ये रहता है भी हमें तो सारा कुछ करवाया होना चाहिए, तो तभी आपको समझा देता हूँ भी ग्राफ क्या बताता है। ठीक है, तो पढ़ो इसको, देखो क्या है कि इन न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन होती है, द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई इज़ नॉट सेम। भी आपको पता है कि रिएक्टेंट मिलके और यहाँ पे
एक या सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है ना। ये तो रिएक्टेंट है, यानी जो मेन न्यूक्लियस है, जैसे यूरेनियम था और यहाँ बेरिलियम और क्रिप्टॉन 2 बने अपने पास। तो ये वाले जो 2 बनते हैं ना यहाँ पे एलिमेंट, इनके मास नंबर सेम नहीं होते लगभग। जो ए होता है ना, ए की वैल्यू ये इनके लिए सेम नहीं होती। प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी गई। जैसे क्रिप्टॉन का तो मास नंबर आ गया 92 और बेरियम का आ गया इसमें 141, तो सेम नहीं आए इसमें। तो वही चीज़ है कि इन फिगर ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फिजन प्रोडक्ट्स एंड रिस्पेक्टिव मास नंबर फॉर द केस ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 235। यानी यहाँ पे क्या है कि एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, ग्राफ किस किस के बीच है, एक तो मास नंबर लिया हुआ है एक एक्सिस पे तो आपने, और दूसरे में प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का परसेंटेज लिया हुआ है। अब आप कहोगे भी यार सर ये क्या परसेंटेज, उससे पहले ये लाइन पढ़ो कि मोर देन 100 न्यूक्लियाई विच बिलोंग्स टू 20 डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन। अब जो आपकी क्या होती है, फिजन रिएक्शन होती है। फिजन रिएक्शन ऊपर मैंने आपको जो ये रिएक्शन करवाई है, ये रिएक्शन अकेली नहीं होती है ऐसे भी, एक ही रिएक्शन होगी ऐसे। ये रिएक्शन इस टाइप से चलती है, आपको दिखाता हूँ मैं बुक में। ये देखो, ये रिएक्शन ऐसे चलती है, एक स्टेप में ना होके काफ़ी स्टेप्स में ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। भाई पहले यूरेनियम क्या करेगा, ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और 92 यूरेनियम 236 बनाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पहले तो ये ब्रेक होगा बेरियम और क्रिप्टॉन, लेकिन बेरियम यहाँ पे 144 है और क्रिप्टॉन 90 है, और साथ में निकलते हैं 2 न्यूट्रॉन। फिर आगे इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक अपने को स्टेबल एलिमेंट ना मिल जाए। तो अब स्टेबल नहीं है तो ये फिर से ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक किस में, जिनॉन और स्ट्रोंसियम बन जाते हैं। फिर इससे आगे क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और ये स्टेबल नहीं होते, तो ये रिएक्शन आगे चलती है। फिर ये रिएक्शन आगे चलती है। तो इस टाइप से अपने को बहुत सारी एलिमेंट मिलते हैं। बेरियम मिल गया, क्रिप्टॉन मिल गया, लोरेंशियम मिल गया, यहाँ पे क्या है ये Br तो मुझे पता नहीं, स्ट्रोंसियम मिल गया, जिनॉन मिल गया। तो ऐसे आप देखो भी एक ही रिएक्शन से अपने को बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं। तो अगर यूरेनियम की बात करें तो इसकी जो रिएक्शंस होती है ना टोटल, उसमें अपने को 20 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, और इस 20 एलिमेंट के कम से कम 100 आइसोटॉप्स होते हैं, 100 आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि जिनका क्या हो, एलिमेंट तो सेम हो, क्या हो, मास नंबर डिफरेंट हो जाए, उनको आइसोटॉप बोल देते हैं अपने। तो 100 से ज़्यादा आइसोटॉप और 20 से ज़्यादा क्या मिलते हैं अपने को, इसमें एलिमेंट मिलते हैं जो यूरेनियम की रिएक्शन होती है। तो अब इसमें क्या है कि जो ये वाली रिएक्शन लिखी है ना, अपने जो नोट्स में लिखी थी, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं कि नोट्स में ये वाली रिएक्शन लिखी है, ये तो है फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ऐसे नहीं है अभी जितना यूरेनियम है ये सारा इसमें चेंज हो गया, बीच में और एलिमेंट में भी चेंज हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हो भी 98 या 99% तो अपने को ये वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी 2% बचा उसमें दूसरे बाकी बचे हुए मान लो 18 एलिमेंट बच गए, 2 तो यहाँ आ गए, बाकी 18 एलिमेंट उस 2% प्रोडक्ट में क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो देखो यानी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ऐसे नहीं भी एक स्टेप में पूरी हो जाती है, बहुत सारे नए एलिमेंट का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ ग्राफ में दिखाई हुई है। ग्राफ क्या क्या बताता अपने को भी, सबसे ज़्यादा अमाउंट में अपने को जो चीज़ मिलती है वो मिलता है क्रिप्टॉन और बेरियम। बाकी इसके साथ वाले मान लो ये वाला मास नंबर इससे बहुत कम है, ये 141 है, ये ए है, ए के बीच ग्राफ खींचा तो ये यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 141 है। अगर मैं थोड़ा सा इधर चलूँ तो ये ए की वैल्यू कुछ और है। तो इस वाले प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो तो बिल्कुल यहाँ पे रहेगी, मतलब मान लो यहाँ पे 40% है, और ये ऊपर वाला प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है तो इसकी जो परसेंटेज है वो मान लो 80% आ रही है या 90% आ रही है। तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट कम अमाउंट में। तो जितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कितनी अमाउंट में मिल रहे हैं, परसेंटेज कितनी है उनकी, उनके बिटवीन ये ग्राफ अपने को शो कर रहा है यूरेनियम के लिए। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ था, इससे अपने को बस यही चीज़ याद रखनी है कि जब भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगी उसमें अपने को एक दो एलिमेंट ना मिलके बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलिमेंट मिलते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो 2 लास्ट में एलिमेंट मिलते हैं वो तो होते हैं स्टेबल, लेकिन जो बाकी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल, इतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो समझ आ गया होगा, ये आपका न्यूक्लियर
क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी में फिज़न का थोड़ा टॉपिक था। वैसे तो फिज़न इससे आगे जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले अपने एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल आपको ये बताएगा भी जो आप पढ़ रहे हो ना न्यूक्लियर एनर्जी वर्ड, वो न्यूक्लियर एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब तक आपने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, चाहे वो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकाली हो, बिल्कुल वैसा ही मेथड क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को फाइंड करने का है। तो तभी मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या है, जो अभी अपने रिएक्शन पढ़ी है ना, इसमें अपने पढ़ा था भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को एनर्जी मिलती है। तो अब ये वाली एनर्जी अपने न्यूमेरिकली निकाल रहे हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के थ्रू आपको इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ भी इतनी एनर्जी निकलती है। भी आपको गिवन क्या है न्यूमेरिकल में कि फाइंड द न्यूक्लियर एनर्जी इन द फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 235 इफ मास ऑफ यूरेनियम आपको दिया हुआ है इतने यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ है इतने यू, फिर बेरियम का मास दिया हुआ है, फिर क्रिप्टॉन का मास, और आपको लास्ट में दिया हुआ है कि जो 1 यू मास है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल आता है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, तो मैंने जो बताया था कि जो डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना, जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होने का रीज़न क्या था, जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो मास ऑफ रिएक्टेंट से कम होता है। तो आपने मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, उससे मास डिफेक्ट आ जाएगा, फिर उस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लेंगे। समझ आया। तो वही चीज़ यहाँ पे की है। सोल्यूशन देखो इसका कि बिफोर मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर फिजन, फिजन से पहले जो रिएक्टेंट्स का मास है वो कितना है, तो मास ऑफ यूरेनियम और मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि फिजन जो रिएक्शन होती है उसमें इस साइड क्या होते हैं यूरेनियम और साथ में क्या होते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, दो चीज़ रिएक्शन करती है। ऊपर देख लो रिएक्शन, और यहाँ पे बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें बनती हैं इधर। तो वही चीज़ यहाँ पे यूरेनियम का मास आपको दिया हुआ ऊपर, यहाँ पे क्या करो न्यूट्रॉन का मास पुट कर दो, तो टोटल मास आपके पास इतना यू आ जाएगा। फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो आफ्टर फिजन निकाल लो, तो बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। तो इस मास को जब आप कैलकुलेट करोगे सारा, तो ये आपके पास इतने यू आ जाएगा 235.8373 यू। अब आपको निकालना है जो मास डिफेक्ट है, तो वो क्या आ जाएगा, ये m1 तो अपने मानना हुआ है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और m2 मानना हुआ है मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी माइनस कर दो, मास ऑफ रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट वाला क्या कर दो माइनस। ऑटोमेटिक देखो ये कम आ रहा है मास, जो प्रोडक्ट वाला है 235 और ये 236। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास जो मास डिफेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2153 यू, ठीक है। अब U को आपको बताया हुआ मैंने कि U को एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, कि इसको क्या करो 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो आंसर आएगा वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल वाला वो सारा मेथड नहीं किया हुआ, डायरेक्ट आप क्या करो आगे से जो यू में वैल्यू आ रही है उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एनर्जी अप्रॉक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और टू मेक एटॉमिक बॉम्ब 92 यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड। जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ना उसमें ये वाले क्या है कि जो आपका यूरेनियम 235 है ये यूज होता है सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये टॉपिक अपने को ये बताएगा कि न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस जो होती है उसका होने का रीज़न क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन अपने पढ़ा तो है ऊपर कि इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है न्यूक्लियस टू लाइट न्यूक्लियस में। हैवी न्यूक्लियस किस में चेंज हो जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। अब चेंज क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो रीज़न को फाइंड करने के लिए अपने क्या है कि एक मॉडल दिया गया, ठीक है ना। ये मॉडल साइंटिस्ट ने दिया था, 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, और इसको अपने क्या बोल देते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ये बताता है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्यों होती है, रीज़न क्या है उसका। तो देखो कि द फिजन ऑफ ए न्यूक्लियस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल डेवलप्ड बाय बोर एंड व्हीलर। बोर और व्हीलर 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया और एक्सप्लेन किया कि व्हाई न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज पॉसिबल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैम, ठीक है। अब क्या हुआ कि हेयर वी विल अंडरस्टैंड दिस मॉडल इन ईजी वे। जो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये है तो बहुत बड़ा मॉडल,
कम से कम जो एमएससी में जाके ये 10-12 पेज का बन जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन आपकी ये बहुत ही इजी वे में दिया हुआ है कि आप इसको समझ सको, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, तो यहाँ पे आपको जितनी चीज़ समझ आती है उसी वे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसके मेन 5 स्टेप, अगर वो 5 स्टेप आपने याद रख लिए तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपकी याद हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल ए न्यूक्लियस इज ट्रीटेड या एज्यूम्ड लाइक ए स्फेरिकल चार्ज्ड लिक्विड ड्रॉप, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसको अपने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में अपने क्या मानते हैं भी, न्यूक्लियस किसके साइज़ का है, जो एक वाटर की ड्रॉप होती है ना उसके साइज़ का होता है न्यूक्लियस, और इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल इसकी शेप होती है। ड्रॉप की शेप क्या होती है, अगर आप छोटी ड्रॉप लो तो उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी ठीक है, एक स्फीयर की फॉर्म में होगी उसकी जो शेप होगी। और दूसरा क्या है कि ये जो स्फेरिकल जो शेप है ये क्या है, चार्ज्ड है। अब न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं उसमें, तो पॉजिटिव चार्ज। और लिक्विड ड्रॉप यानी कि जैसे लिक्विड या वाटर की ड्रॉप होती है वैसे ही अपने न्यूक्लियस को एज्यूम कर लेते हैं इसमें। विच इज इक्विलिब्रियम अंडर द इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एंड कूलम्ब रिपल्शन फोर्स। अब ये चीज़ देखो भी, जो ड्रॉप होती है, जो वाटर की ड्रॉप होती है, वो प्रीवियस ईयर भी आपने पढ़ा होगा कि अपनी शेप वो मेंटेन करके रखती है, ठीक है, जिसको आपने एक्सेस प्रेशर बोला था। प्रीवियस ईयर जो सरफेस टेंशन वाला चैप्टर था ना, उसमें आया था कि एक्सेस प्रेशर के कारण जो वाटर की ड्रॉप है उसका क्या हो जाता है, या सरफेस टेंशन के कारण उसका जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 टाइप के फोर्स अवेलेबल होते हैं, कि मान लो 2 प्रोटॉन हैं, तो इन दोनों प्रोटॉन के बीच क्या होगा, एक तो फोर्स लगेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियर फोर्स जिसको बोल देते हैं, और इसकी जो नेचर होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये वाला जो फोर्स होता है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। और एक दूसरा फोर्स जो होता है वो होता है आपका कूलम्ब रिपल्शन फोर्स, जो कि 2 चार्जेस के बिटवीन लगता है। तो अगर 2 प्रोटॉन पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर कौन सा कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो देखो ड्रॉप में क्या होगा, एक फोर्स तो क्या करेगा, इनको बाइंड करके रखेगा, मतलब क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको बाइंड करके रखता है, और दूसरा फोर्स इनको क्या करता है, दूर ले जाने की ट्राई करता है एक दूसरे से, ठीक है, कि अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स तो इनको बांधेगा, बाइंड करेगा, और दूसरा फोर्स इनको क्या करेगा, दूर दूर इनको धकेलने का क्या करेगा, ट्राई करेगा ये। तो अब इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में क्या होगा, एक फोर्स तो ऐसे वर्क कर रहा है और एक ऐसे वर्क कर रहा है, तभी क्या होता है, बीच वाली चीज़ जो होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। मान लो इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स कर रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये वाला चेंज होगा क्या, इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। अगर मान लो कोई बॉडी पड़ी है तो उसकी शेप चेंज होगी, नहीं होगी। तो वही चीज़ न्यूक्लियस के लिए अप्लाई होती है कि 2 फोर्स इसमें वर्क करते हैं। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में देखो ये 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप में जो न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट में क्या होता है, व्हेन 92 यूरेनियम 235 लाइक हैवी न्यूक्लियस एब्जॉर्ब ए थर्मल न्यूट्रॉन, जब क्या का आपका यूरेनियम जो होता है वो क्या है, एब्जॉर्ब करता है, एक थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी। मान लो ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, कोई इसको टेंशन नहीं है। अब बाहर से आया एक न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इस न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है, आपको पता है थर्मल न्यूट्रॉन बोल देते हैं, तो इसकी एनर्जी होती है कुछ यहाँ पे। अब इसने आके क्या किया, ये वाला जो न्यूट्रॉन था इसके अंदर एंटर कर गया, तो एंटर कर गया तो मान लो कि कोई ग्रुप बैठा है जैसे लोगों का, जैसे यहाँ पे गोल घेरा बना के बैठे हो, और यहाँ से एक क्या है बच्चा भागता आए और इस ग्रुप में एंटर कर जाए और भागने लग जाए इधर उधर, तो ग्रुप डिस्टर्ब होगा ना। तो वही चीज़ इसमें है कि न्यूक्लियस में जब ये न्यूट्रॉन एंटर कर जाता है ना, तो इसके अंदर हलचल मचा देता है ये वाला न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या कर देता है, हलचल मचा देता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े स्टेबल थे, उनमें हलचल होने के कारण क्या होता है कि जब ये स्टेबल थे तो तब इनकी जो एनर्जी थी वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। अब ये इधर उधर थोड़े से हिले डुले तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको अपने इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी बोल देते हैं। अभी ये एक्साइट होकर थोड़े से बहुत इधर उधर भागने लग जाते हैं। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी होगी ये, लेकिन यहाँ पे इसको नाम क्या दिया हुआ है, इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी।
अब इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्साइटेशन एनर्जी न्यूक्लियस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग वायलेंटली। क्या होगा कि इस एनर्जी के कारण जो न्यूक्लियस होगा उसमें वाइब्रेशन होने लग जाएंगी, और वायलेंटली का मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेशन होने लग जाएंगी, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से हिलने लग जाएगा। अभी ये होगा जो प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका फर्स्ट और सेकंड का डायग्राम ये है यहाँ पे नीचे, कि ये तो था यूरेनियम का न्यूक्लियस और ये थर्मल न्यूट्रॉन। अब थर्मल न्यूट्रॉन इसमें एंटर करेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, जब ये अंदर जाएगा तो ये वाइब्रेशन को शो कर रहा है जो डॉट डॉट लिखा हुआ है, फास्ट वाइब्रेशंस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन से क्या हो जाता है, इसमें वाइब्रेशंस जनरेट होने लग जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अब उसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशन के कारण, थर्ड जो इसका पॉइंट है वो पढ़ो कि ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस द शेप ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस लाइक ए डम्बल्ड शेप। इसकी जो शेप होती है ना न्यूक्लियस की, इन वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस के कारण वो डम्बल शेप की हो जाती है। डम्बल मतलब ऐसे हो जाता है, एक इस साइड से फुला हुआ पार्ट हो जाता है इसका, और एक इस साइड से बीच में ये पार्ट क्या होता है, पतला हो जाता है। तो इसको डंबल शेप बोल देते हैं। जैसे डंबल होते हैं ना जो जिम वाले लगाते हैं, तो साइड में मोटा होता है, बीच में पतला होता है वो पकड़ने वाला उसका। तो वही चीज़ यहाँ पे कि इसकी डंबल शेप हो जाती है न्यूक्लियस की, ठीक है। और द चेंज इन शेप ड्यू टू कूलम्ब रिपल्शन फोर्स। अब अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी हलचल हुई तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो दूर होने के कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी थोड़ी सी डिस्टेंस चेंज होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, ज़्यादा हो जाएगी डिस्टेंस, तो जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स है, वो न्यूक्लियर फोर्स एकदम से डिक्रीज हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि मान लो जो आपका न्यूक्लियस था, इस पे एक फोर्स तो जैसे इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था। स्टार्टिंग में तो ये सेम थी, लेकिन अब इधर वाला ज़्यादा हो गया और दूसरा कम हो गया, तो उसके कारण इसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मतलब जो इसमें रिपल्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा वर्क करने लग जाएगा, जो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियर का वो कम होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस इंक्रीज होगी। पहले तो इतने पार्ट में बंधे हुए थे ये सारी चीज़, अब बिखर गए ना ये वाले, शेप चेंज होगी। तो क्या होगा, डंबल शेप ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू कूलम्ब रिपल्शन फोर्स, ऐसे डंबल बन जाता है, डंबल बन गया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, इन दिस डंबल शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कूलम्ब रिपल्शन फोर्स द न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। यानी कि क्या हो जाता है, जब ये डंबल शेप बन जाती है तो धीरे धीरे ये डंबल शेप भी क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ऐसे। ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 मीडिएटर न्यूक्लियाई। अब ये 2 पार्ट भी हो सकते हैं, या आपका डंबल अगर इस टाइप का बने, ऐसे बन जाए डंबल, ठीक है, अपनी तरफ से बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे बने तो अब ये कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ही दिखाए हुए हैं, मैंने कि बुक में 2 ही दिखाए हुए थे, तो 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब ब्रेक होते हैं तो आपको मैंने बताया है कि ऊपर एनर्जी भी निकलती है, क्यू एनर्जी को शो करने का सिंबल है, तो वो एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब ये वाली एनर्जी या तो निकलती है गामा रेज की फॉर्म में, जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, या ये कुछ एनर्जी किस में आ जाती है, मोशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो ये प्रोडक्ट बना ना आपका, ये 2 न्यूक्लियस बने, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बन जाती है इसमें से कुछ पार्ट भी। मान लो इसमें से 20-30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बन गया, और बचा हुआ पार्ट गामा रेज की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, कि द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस फ्यूजन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स और अदरवाइज गामा रेज की फॉर्म में एनर्जी आ जाती है। और एक लास्ट इसमें जो डेफिनेशन आती है वो आती है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस और टू स्टार्ट फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिटिकल एनर्जी। भी जो न्यूट्रॉन होता है, आपको पता है स्टार्ट कौन करता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है ये न्यूट्रॉन करता है। तो इस न्यूट्रॉन की वो मिनिमम एनर्जी जिससे ये क्या कर जाए, इस रिएक्शन को स्टार्ट कर दे या इसको ब्रेक कर दे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवा दे, उस एनर्जी को अपने क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एनर्जी बोल देते हैं। मतलब इस न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो अमाउंट जिससे क्या हो जाए, अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसको अपने क्रिटिकल एनर्जी कहेंगे। तो ये थे आपके 2 टॉपिक भाई। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इससे आगे के टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। अब अपने रेगुलर रहेंगे, कोई क्लास में फ़र्क नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। देखो स्कूल जब मर्जी लगें, स्कूल अभी लगने की कोई चांस नहीं है, 1 महीना तो नहीं लगेंगे, 31 जुलाई तक तो सरकार ने कह ही दिया है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर स्कूल लगेंगे कैसे होगा, तो
अब क्या है कि थोड़ा सा आपको अपने आप सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने आप अपने लिए सोचना स्टार्ट करो भी स्कूल तो क्या है कि कब मर्जी लगें। कई कह रहे हैं सिलेबस कम होगा, तो सिलेबस कम होगा तो उससे लॉस तो आपको ही होगा भी। जितना नॉलेज आपने गेन करना था उतना नॉलेज सिलेबस कम होने से आपको नहीं मिल पाएगा। सिलेबस कम कर दिया तो वो टॉपिक आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन ऐसे थोड़ा भी वो टॉपिक फिजिक्स में हट ही जाएंगे, आपके आगे कंपटीशन में काम आएंगे। तो सिलेबस वगैरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ इसको साथ साथ करते चलो, ठीक है। और लिख के करो फिजिक्स को। ये वाला पार्ट, ये वाला चैप्टर है वो मैं खुद ही मान रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा चल गया, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। लेकिन अब इसको बहुत जल्द अपने ख़त्म करेंगे, बस 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको करो आप और अच्छे तरीके से तैयारी अपनी जारी रखो। फिजिक्स हमेशा लिख के याद होती है, जैसा आपको बोलता हूँ। लॉकडाउन का फ़ायदा लो, घर पे फ्री मत बैठो, फ्री हो जब तब पढ़ने में मन लगाया करो। पढ़ने की आदत डालोगे तो आगे आपको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर अब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस न्यूज़ के साथ आप, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आप मेरी बात मानोगे। और इस चैनल को भी आप क्या करो, थोड़ा सपोर्ट करो, आगे से आगे शेयर करो। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे सब्सक्राइब करवाओ। आपको कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चों को नॉलेज मिले। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।